Hello friends, so let's discuss some respiratory diseases that is seen normally in children. Okay, so the first is rhinitis and rhinopharyngitis. Okay, definitely rhinitis means rhina means होता है nose. Okay, तो nasal mucosa जो रहेगा अगर inflamed हो जाएंगे that is called as a rhinitis, and rhinopharyngitis means the inflammation of nasal mucosa or you can say nose की mucosa and pharynx की mucosa that is called as a rhinopharyngitis. Okay, so rhinitis and rhinopharyngitis are very common viral infection of the nasal and pharyngeal mucosa which occur with the seasonal variation in children under 5 years old. Okay, so you can see here more frequently in the cold and rainy season, that you have to remember. If the patient is coming in rainy and you can say cold season, definitely you have to suspect a kind of seasonal rhinitis and rhinopharyngitis. Okay, now the most common virus is rhinovirus, but definitely we should have idea to rule out whether it is a viral origin or bacterial origin. Bacterial origin रहेगा तो fever रहेगा, a kind of nasal irritation, nasal itching रहेगा. Okay, rhinorrhea रहेगा ही रहेगा, और you can say जो बोलते हैं ना रनी नोज भी हो सकता है वहाँ पे. तो मोस्ट कॉमन राइनो वायरस है, बट डेफिनेटली वट एवर जस्ट आई सेड कि बैक्टीरिया अगर बैक्टीरियल ओरिजिन या फिर कैसे बैक्टीरियल एजेंट या फिर कोई एलर्जन की वजह से कोई राइनाइटिस हुआ है तो डेफिनेटली देयर विल बी द काइंड ऑफ फीवर्स. ओके, बट वायरल की वजह से कोई भी राइनाइटिस में एक और यू कैन से राइनोफैरेंजाइटिस में यू विल नॉट नोटिस अ काइंड ऑफ फीवर वगैरह. ओके, तो मोस्ट कॉमन वायरस है राइनो वायरस है. अदर वायरस में आप देख सकते हो कोरोना वायरस, ये सभी हमारे वायरस वगैरह है. इन्फ्लुएंजा वायरस भी बहुत ही spreadable है. ओके, नाउ यू कैन सी हियर अदर कॉजेस इंक्लूड एलर्जीज. ओके, तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट अ काइंड ऑफ देयर आर मेनी एलर्जन सब्सटेंस दैट मे कॉज अ राइनाइटिस और यू कैन से राइनोफैरेंजाइटिस. ओके, तो यू कैन सी हियर साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें, नेजल कंजेशन होगा, पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. ओके, ऐसा लगेगा कि first of all children are not able to say about their you can say symptoms. Okay, definitely we have to understand by their condition of the baby. Okay, तो नेजल कंजेशन रहेगा, सोर थ्रोट मिलेगा हमें, स्नीजिंग, प्रोडक्टिव कफ, फीवर भी समटाइम रहेगा. ओके, अगर बैक्टीरियल ओरिजिन या और यू कैन से काइंड ऑफ एलर्जन की वजह से अगर हुआ है तो डेफिनेटली देर विल बी द प्रेजेंस ऑफ फीवर्स. वाटरी रेड आइज. ओके, एंड वाटरी रेड आइज क्यों रहेगा? कोई भी नेजल में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है और यू कैन से कोई नोज में हमारे कोई इन्फेक्शन है, डेफिनेटली देयर आर ओपनिंग ऑफ द नेजो लेक्रिमल डक्ट्स भी रहता है. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट फैरिंग्स में अगर कोई इन्फेक्शन है तो देयर आर द काइंड ऑफ जो हमारे एक इस्ट्यूशन जो ट्यूब रहता है. ओके, इस्ट्यूशन ट्यूब, तो देर में चांसेस की राइनोफैरेंजाइटिस के जैसे इस्ट्यूशन ट्यूब्स के थ्रू वो इन्फेक्शन हमारे ईयर में जा सकता है, एंड देर में चांसेस की ओटिटिस मीडिया भी हो सकता है. जो नेजोरेक्लेमर जो डक्ट से जो टीयर जो प्रोड्यूस होता है हमारे आइस में, डेफिनेटली दे आर पॉर इनटू द इंफीरियर मिएटस ऑफ द नोज. ओके, तो इंफीरियर मिएटस ऑफ द नोज यानी कि वो अल्टीमेटली नोज में ही आके टीयर्स क्या होते हैं, ड्रेन होते हैं. ओके, एंड इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन इन द नोज, डेफिनेटली दैट इन्फेक्शन मे रीच इनटू द आई बाय द nasolacrimal ducts. Okay, and there may chances की redness of the eye or you can say eye irritation, you can say a kind of इपोरिया भी हो सकता है. इपोरिया मीन्स काइंड ऑफ यू कैन से जो वाटरी आइज रहते हैं ना, वैसा कुछ फीलिंग हो सकता है. तो डेफिनेटली इफ़ यू आर नॉट ट्रीटिंग द राइनाइटिस यू कैन से इन एक्यूट फेज, डेफिनेटली देर में चांसेस की काइंड ऑफ ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन हो सकता है. ओके, तो कॉम्प्लिकेशन यू कैन सी हियर नोट suspect allergic rhinitis in case of a recurrent sign of rhinitis with itching of nose, eyes, ears and palates. Okay, तो complication may happen otitis media, sinusitis, tonsillitis, asthmatic condition, or you can say a kind of जो redness of eyes, okay, watery eyes, inflammatory condition of the eyes, there may chances की ये सभी complications हो सकते हैं. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, डेफिनेटली अंडर 6 मंथ का अगर कोई बेबी होगा तो यू हैव टू गिव द नेबुला ऑफ द नेबुला विथ अ काइंड ऑफ 0.9% ऑफ नॉर्मल सलाइन. ओके, यानी कि यू कैन सी सोडियम क्लोराइड जो हम नॉर्मल सलाइन जिसकी हम बात करते हैं जिसमें 0.9 ग्राम हमारा काइंड ऑफ सॉल्ट रहता है इन 100 ml ऑफ NS और यू कैन से इन 100 ml ऑफ वाटर दैट इज प्रिपेयर विद दैट इज कॉल एज अ नॉर्मल सलाइन. तो नॉर्मल सलाइन से पेशेंट को अंडर 6 मंथ का अगर बेबी है, डेफिनेटली यू हैव टू गिव द काइंड ऑफ नॉर्मल सलाइन का नेबुला. ओके, तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया गया है. नेजल इरिगेशन विथ 0.9% सोडियम क्लोराइड 4 to 6 टाइम पर डे आपको देना है, पेशेंट को लेने के लिए बोलना है फॉर द क्लियरिंग ऑफ द ईयर में. यू डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ बुडोकॉड like Astelline, Budocort, or you can say Ipravent, whatever. So you will not give a kind of
you can say bronchodilator, as a bronchodilator as a nebula in the form of nebula. Okay, under 6 month अगर children रहेगा, younger than the children age who are younger than 6 month, definitely you have to give the a nebula with a normal saline. Paracetamol आप दे सकते हो, it is a safe drug for lactating female, it is a safe drug for pregnancy or you can say pregnant female, it is a safe drug for children as well. Okay, तो 15 milligram पर kg पर डोज आपको देना है एंड मैक्सिमम 4 डोज वी कैन गिव. यू शुड नॉट एक्सीड द 60 मिलीग्राम पर kg पर डोज. ओके, सॉरी पर डे. Air humidification using nebulization, just as I said, you have to give the nebula with a normal saline. You will not give the budesonide, you will not give the kind of acetylene or salbutamol or you can say any ipratropapoid का कोई भी आपको nebula नहीं देना है. You just give the nebula of the normal saline. Okay, 1 cc आपको nebula देना है once a day to clear the airway. Postural drainage for allergic rhinitis only give the antihistaminic like chlorpheniramine आप दे सकते हो, लिवोसेट्रिजिन या और यू कैन से सेट्रिजिन, ये सभी हमारे सेफेस्ट ड्रग हैं. ओके, तो फॉर 3 to 5 days एज फॉलो एज यू हैव टू गिव द for from 2 to 5 year 1 milligram to be repeated 4 to 6 times without exceeding the 6 milligram per day. ओके, तो राइनाइटिस का अगर प्रॉब्लम है, एलर्जिक राइनाइटिस का अगर कोई सस्पेक्शन है यहाँ पे लगता है, तो डेफिनेटली यू विल गिव द एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, यू विल गिव द नेबुला ऑफ आवर नॉर्मल सलाइन. ओके, फ्रॉम 2 to 5 year अगर है तो यू शुड नॉट एक्सीड द 6 मिलीग्राम पर डे. ओके, यानी कि 4 to 5 टाइम आप पेशेंट को दे सकते हो. सिरप फॉर्म में लेगा पेशेंट, यंगर देन 6 मंथ तो डेफिनेटली वो ड्रॉप वॉश लेगा. ओके, कितना ड्रॉप लेना है डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग. ओके, इन दैट पर्टिकुलर ड्रॉप यू हैव टू गिव द नंबर ऑफ ड्रॉप. ओके, तो आप देख सकते हो फॉर 3 to 5 डे ये लेने के लिए हमें बोलना है, नॉट काइंड ऑफ मंथ के लिए या फिर 2 month के लिए, ऐसा नहीं है. देयर आर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, इन दैट पीरियड ऑफ वी हैव टू यूज दैट ओनली ड्रग. ओके, तो उतने ही ड्यूरेशन के लिए वो ड्रग हमें यूज़ करना है. वी शुड नॉट एक्सीड द यू कैन से डोसेस ऑफ द ड्रग. ओके, डोज हमें पता है 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम, बट डोसेस मीन्स कितना लेना है और कितने दिन तक लेना है, उसको एक्सीड नहीं करना है. तो कोई एंटीबायोटिक अगर दे रहे हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम 7 डे, मैक्सिमम 5 डे इतना ही देना है, शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड द 1 week. ओके, तो यू कैन सी हियर फ्रॉम 2 to 5 year 1 milligram to be repeated 4 to 6 times without exceeding the 6 milligram per day. From 6 to 12 year 2 milligram to be repeated 4 to 6 times without exceeding the 12 milligram per day. Okay, so as the age passes we can increase the dose of the antihistaminic or any other drug also. Okay, so avoiding the allergens, you will not जस्ट से द पेशेंट कि बाहर इसको लेके मत जाओ या फिर यू कैन से ओपन इन्वायरमेंट में लेके मत जाओ. अगर लेके जाना भी है तो डेफिनेटली कवर द बेबी प्रॉपरली. रिकमेंडेशन, एंटीबायोटिक आर नॉट इंडिकेटेड इन द वायरल राइनाइटिस एंड राइनोफैरिंजाइटिस एक्सेप्ट इन केस ऑफ एविडेंट सुपर इन्फेक्शन. ओके, निमोनिया. नाउ लेट्स सी द निमोनिया आफ्टर द राइनाइटिस एंड राइनोफैरिंजाइटिस. निमोनिया आप देख सकते हो, निमोनिया इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स and there result in the collection of the air or fluid in that particular inflamed part of the parenchyma. Okay, तो you can see here बहुत सारे हमारे parenchymatous tissues होते हैं lungs में, उनका inflammation and there result into the you can say collection of the fluid or you can say air in that particular inflamed parenchyma, that is called as a pneumonia. तो causes की अगर बात करें तो definitely you will notice different signs and symptoms. Okay, you will notice and the manner of you can say crepitation sounds, wheezing sounds, you will notice. Okay, but let's see the causes. First of all, बैक्टीरियल कॉजेस में देखिए मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है. नाउ आई एम विजिटिंग अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल वेयर आई एम सीइंग के काइंड ऑफ ओल्ड एज पेशेंट है, तो उनको भी न्यूमोकोकल वैक्सीन दे रहे हैं, उनको भी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दे रहे हैं. तो वैक्सीन की भी एडवाइस हमें चिल्ड्रंस को लेने के लिए बोलना है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अ काइंड ऑफ निमोनिया, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम आवर अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंजा इन फ्यूचर्स. ओके, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये हमारा मोस्ट कॉमन एट ऑल एज फॉलोड बाय क्लैमिडिया निमोनिया एंड माइकोप्लाज्मा निमोनिया. ओके, यू कैन सी हियर ऐसे अलग अलग यहाँ पे काइंड ऑफ बोला गया है. स्यूडोमोनास एरोजिनेसा ये हमारे डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी जिसकी वीक रहती है, काइंड ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को ये स्यूडोमोनास एरोजिनेसा क्या करता है, डायबिटिक फूड कॉज करता है. ओके, क्लेबेसिला निमोनिया है. वायरल की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी सिंकिटल वायरस है. तो जो भी कुछ कॉमन है ना वो आप पिक आउट करिए एंड बाय हैड दैट थिंग्स. एडेनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 1 and 3. ओके, तो ये सभी जो हमारे कॉमन वायरल कॉजेज हैं
फंगल और पैरासिटिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बैक्टीरियल एंड वायरल दे आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. बैक्टीरियल में भी काइंड ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है हमारा मोस्ट कॉमन एजेंट है फॉर द काइंड ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया. और वायरल निमोनिया में आप देख सकते हो एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वायरस एंड पैरा इन्फ्लुएंजा 1 and 3. These are the important viral agent for our viral pneumonia. ओके, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. साइन एंड सिम्टम्स में आप देख सकते हो फीवर रहेगा, टेकिपनिया रहता है पेशेंट को, या फिर कोई चिल्ड्रंस है, कोई बेबी है, टेकिपनिया होगा, बहुत ही रेस्पिरेशन रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा. ओके, जस्ट ये आपको पता होना चाहिए. एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी पेशेंट को रहेगा, इंटरकोस्टल सबकोस्टल रिसेशन रहेगा. नेजल फ्लैरिंग्स. ओके, नेजल फ्लैरिंग्स मीन्स जो ओपनिंग ऑफ द जो हमारे एक्सटर्नल जो नॉस्ट्रिल्स है ना, उनकी जो ओपनिंग होती है वो ब्रॉड हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एज नेजल फ्लैरिंग्स. द चिल्ड्रन विल यूज, यू कैन से बेबी विल यूज अ काइंड ऑफ एसेसरी मसल्स लाइक एब्डोमिनल मसल्स, और यू कैन से अ काइंड ऑफ बहुत सारे एसेसरी मसल्स है वो उसका यूज़ करेगा फॉर अवर ब्रीथिंग. ओके, साइनोसिस एंड रेस्पिरेटरी में नोटेड. बहुत सारे काइंड ऑफ बेबीज में या फिर किसी चिल्ड्रंस में बहुत सारे ऐसे कॉसेस होते हैं वेयर वी फाउंड अ काइंड ऑफ केस की जो रेस्पिरेशन जो एयर ट्यूब्स है उसमें कभी कभी कुछ क्या होता है कि फॉरेन बॉडी एंटर कर देता है. डेफिनेटली फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्ट द नॉर्मल एयर पैसेज एंड देयर इज अ रिजल्ट इन द अ काइंड ऑफ यू कैन से जो जस्ट मैंने बताया ना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ईयर एंट्री इनटू द काइंड ऑफ बॉडी. ओके, एंड दैट रिजल्ट इन द साइनोसिस. ओके, तो साइनोसिस नोटेड हो सकता है. बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स डायरेक्ट एयर ट्यूब में जा सकता है. ओके, तो या फिर कॉइल अगर इसेफेजल ट्यूब में गया तो इसेफेजल ट्यूब में जाने के बाद इसेफेजल ट्यूब के बिहाइंड क्या है हमारा, एंटीरियरली हमारा क्या है, अ काइंड ऑफ ट्रेकिया है, एंड बिहाइंड उसके क्या है, अ काइंड ऑफ इसोफेजल ट्यूब है. तो इसोफेजल ट्यूब में अगर कोई कॉइन गया है तो डेफिनेटली इट विल कंप्रेस द ट्रेकिया एज वेल. ओके, तो ट्रेकिया को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, एंड अगर एयर एंट्री करेगा ही नहीं तो डेफिनेटली देयर इज नो पैसेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट इन द मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ओके, सॉरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इन दैट पर्टिकुलर बेबी. ओके, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर. ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पा रहा है, एंड दैट्स वाई बेबी जो होगा पूरी तरीके से साइनेटिक हो जाएगा. उसके टंग अगर निकाले बोलेंगे पूरी तरीके से साइनेटिक हो जाएगा, लिप्स पूरा ब्लूइश हो जाएगा. ओके, नेल्स जो बेड्स है वो भी पूरे हमारे काइंड ऑफ ब्लूइश हो जाएगा. दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द साइनोसिस. ओके, तो क्रैकल्स एंड वीजिंग इन द ऑस्कल्टेशन यू विल नोटिस. ब्रोंकल ब्रीथिंग आपको नोटिस हो सकता है. नाउ फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ द बैक्टीरियल एंड वायरल निमोनिया. इनिशियल साइन आप देख सकते हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोनों में ही नोटिस होगा. ओके, दोनों में ही नोटिस होगा. फीवर यहाँ पे हाई मिलता है बैक्टीरियल में, वायरल में लो मिलता है. पल्मोनरी साइन टेकेपनिया यहाँ पे भी मिलेगा. क्लिनिकल साइन की अगर बात करें तो WBC का जो पैरामीटर है लेस देन 20,000 लिम्फोसाइट्स प्रिडोमिनेंस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट प्रिडोमिनेंस एंड 15,000 to 40,000, यानी WBC अगर बढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया. ओके, इन्फ्लेमेटरी टेस्ट की अगर बात करें CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन जो रेट है, वायरल अगर रहेगा तो लो, एंड अगर बैक्टीरियल निमोनिया है डेफिनेटली बैक्टीरिया कॉजेज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जो bacteria causes the more and more inflammation of the parenchymal tissues. Okay, and that's why inflammatory जो टेस्ट है CRP and ESR they are high in our bacterial pneumonia. Okay, chest X-ray में आप देख सकते हो kind of you will notice perihilar changes. Okay, perihilar changes means ट्रेकिया जहाँ से लंग्स में एंटर करता है, सॉरी जो ट्रेकिया के बाद जो बहुत सारे ब्रोंकियल जो ट्रीज होते हैं ना, ओके, तो ब्रोंकिया जैसे ही लंग्स में एंटर करता है वो एंट्री या फिर जो आउट गोइंग जो पैसेज होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइलिया. ओके, तो हाइलर चेंजेस मिलेगा, पेरी हाइलर यानी कि अराउंड द हाइलर चेंजेस आपको नोटिस होगा. डिफ्यूज फाइंडिंग ऑन चेस्ट एग्जाम आर कॉमन, often peri bronchial thickness. Okay, now in the bacterial pneumonia, alveolar pneumonia, bronchopneumonia, usually bilateral lobar pneumonia you will notice in our bacterial pneumonia. Okay, तो bilateral lobar pneumonia are common in our bacterial pneumonia. lung abscess भी हो सकता है अगर पेशेंट as soon as इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो. ओके, it is often not possible to distinguish viral pneumonia from our disease caused by the bacterial pathogen. Okay, नाउ क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ द निमोनिया काइंड ऑफ वेरी सीवियर है कि सीवियर है या फिर नॉन सीवियर है. तो वेरी सीवियर में साइनोसिस नोटेड होगा, इनएबिलिटी टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड. ओके, ग्रंटिंग पेशेंट बेबी ग्रंट रहेगा. ओके, ग्रंट मीन्स सुपरफिशियल ब्रीथिंग लेगा या फिर बहुत ही टेक्निक कंडीशन जो रहेगा हमारा. सीवियर निमोनिया में लोअर चेस्ट इंट्रोविंग रहेगा, नेजल फ्लैरिंग्स रहता है. ओके, ग्रंटिंग रहता है. एंड नॉन सीवियर निमोनिया में फास्ट ब्रीथिंग पेशेंट बेबी आर again the tachypneic condition and presence or absence of crackles. Okay,
Now symptoms you will notice: history of cough or difficulty in breathing, fever, abdominal or chest pain. These are the kind of symptoms you notice in the baby. Okay, baby will not say कि I am happening this and this. Okay, you have to consider, you have to know how to suspect or how to collect the data from the movement of the body of the that particular baby. Okay, तो ये सभी वे से आपको symptoms collect करना है from that baby. Okay, and depending on the symptom you will treat the baby. Okay, तो कॉम्प्लिकेशन में हैपन यू विल नॉट ट्रीट एज अर्ली एज एम्पायमा में हो सकता है, प्लूरल इन्फ्यूजन, निमोथोरैक्स, सेप्सिस, मेनिंजाइटिस, आर्थराइटिस ऐसे भी कंडीशन हो सकते हैं. एंड इन्वेस्टिगेशन व्हाट यू विल प्रिस्क्राइब, तो फुल ब्लड काउंट और सीबीसी आप दे सकते हो, चेस्ट एक्सरे, ब्लड कल्चर, HIV टेस्ट और इन्फ्लेमेटरी जो टेस्ट मैंने आपको बताया CRP और ESR, यू विल प्रिस्क्राइब दैट थिंग्स. मैनेजमेंट की अगर बात करें तो फैक्टर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन विद निमोनिया, तो एज लेस देन 6 मंथ है और ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, टेकिपनिक कंडीशन है, साइनोटिक बेबी है, ओके, ग्रंटिंग बेबी कर रहा है, पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, ओके, एब्डोमिनल पेन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. डेफिनेटली लेस देन 6 मंथ में बेबी में अगर ये सभी कंडीशन आ रहे हैं तो यू हैव टू एडमिट द बेबी. सिकल सेनेमिया विद एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, मल्टीपल लोब इन्वॉल्वमेंट है, ओके, लाइक एज सेड इन अवर बैक्टीरियल निमोनिया. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अगर स्टेट है बेबी का, टॉक्सिक अपीयरेंस है, लाइक साइनोटिक अगर बेबी है, वेरी सीवियर और सीवियर निमोनिया लाइक कंडीशन है, ओके, एंड सीवियर रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, डिहाइड्रेशन या फिर वोमिटिंग, ये सभी अगर स्टेजेस बेबी में अगर दिखाई दे, डेफिनेटली यू हैव टू एडमिट द बेबी विदाउट वेस्टिंग द टाइम. ओके, तो मैनेजमेंट समरी ऑफ द निमोनिया, वेरी सीवियर निमोनिया में हाउ यू विल मैनेज द बेबी. हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट, ऑक्सीजन आपको देना है डिपेंडिंग ऑन द SpO2 कंडीशन, करेक्ट शॉक और हाइपोग्लाइसीमिया एंड डिहाइड्रेशन इन द बेबी. फ्लूइड मेंटेनेंस आपको देना है पेशेंट को, ओके, IVF पेशेंट को इंट्रावीनस फ्लूइड आपको पेशेंट को चढ़ाना है, नॉर्मल सलाइन, DNS वॉट एवर, सो बेबी को जो देना है डिपेंडिंग ऑन देयर एज, डिपेंडिंग ऑन देयर वेट, ओके, वो आपको देना है. एम्पेसिलिन बैक्टीरियल है तो डेफिनेटली यू विल गिव द एंटीबायोटिक, एम्पेसिलिन और एमॉक्सिलिन वगैरह. एम्पेसिलिन 200 मिलीग्राम पर kg आपको एवरी 6 आवर देना है, और अदरवाइज बेंजाइल पेनिसिलिन ये इंजेक्शन वगैरह है, ये आप इतना स्ट्रेस मत करिए. एम्पेसिलिन आप इतना याद रखिए. जेंटामिसिन का भी अगेन ये इंजेक्शन है. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सेकेंड लाइन जो हमारा ट्रीटमेंट है किफोटैक्सिम 50 मिलीग्राम पर kg पर डोज आपको एवरी 8 आवर में देने के लिए बोलना है. ओके, तो ड्यूरेशन 10 डे आपको ये पूरे जो मेंटेनेंस है वेरी सीवियर निमोनिया में आपको ये कंटिन्यू करना है. एंड आफ्टर 10 डे यू स्विच टू ओरल ट्रीटमेंट विद एमॉक्सिलिन इफ इम्प्रूवमेंट इन क्लिनिकल सिम्टम्स. ओके, तो यू हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट विद एम्पेसिलिन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द एमॉक्सिलिन. तो सीवियर निमोनिया कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन आपको देना है. ओके, now you can see here you have to give the oxygen, correct hypoglycemia and dehydration, fluid maintenance and ampicillin again यहाँ पे आपको देना है. duration will be the 7 days. okay, non severe pneumonia में you have to give the amoxicillin. तो amoxicillin, ampicillin whatever you are giving, definitely these are the antibiotic. तो एवरी आप जैसे नॉन सीवियर निमोनिया में 50 मिलीग्राम पर kg पर डोज देना है एवरी 12 आवर फॉर 5 days. ओके, तो एज द कंडीशन इज वर्सन इन द बेबी यू हैव टू गिव द हायर एंटीबायोटिक लाइक जेंटामिसिन, किफोटैक्सिम और यू कैन से एमॉक्सिलिन. ओके, सॉरी एम्पेसिलिन नॉट एमॉक्सिलिन. तो एमॉक्सिलिन भी दे सकते हो, ऐसा कोई उसमें वो नहीं है. डेफिनेटली एमॉक्सिलिन आप दोगे नॉन सीवियर निमोनिया कंडीशन में. ओके, तो 5 days, 7 day एंड आवर काइंड ऑफ 10 day का कोर्स पूरा चलेगा फॉर आवर सीवियर, वेरी सीवियर एंड नॉन सीवियर निमोनिया में. रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो रिकरेंट और परसिस्टेंट निमोनिया, इन केस ऑफ परसिस्टेंट निमोनिया एब्डोमिनल एक्सरे मोर देन 30 day आफ्टर ट्रीटमेंट द पेशेंट शुड बी रिफर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन लाइक CT scan, bronchoscopy to exclude the foreign body, to you can say exclude any TB or tuberculosis infection, congenital malformation or immotile cilia syndrome. Okay, so likewise in case of recurrent pneumonia an underlying cause should be suspected and the child referred for the further investigation. Okay, so pleural effusion, in case of pleural effusion think of Staphylococcus aureus. Okay, and Streptococcus pneumonia, Mycoplasma pneumonia, tuberculosis, exclude the tuberculosis. Ultrasound to measure the volume of liquid and aspiration for culture, drainage of fluid if improvement and respiratory distress. Okay, that you have to remember.
बाकी ये जो 1.3 वाला जो है wheezing child and asthmatic and bronchiolitis that we will discuss in next class. Okay, so just I said rhinitis and rhinopharyngitis, and I discussed the pneumonia, bacterial and viral pneumonia. Okay.